अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपकी होस्ट शुमायरा नवाज। नाज़रीन, बाबरकत महीना शुरू हो चुका है और बाबरकत महीने के नुज़ूल के साथ ही बरकतों और रहमतों का नुज़ूल भी शुरू हो चुका है। लेकिन साथ साथ जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं उनकी मनमानियाँ भी शुरू हो चुकी हैं और महंगाई ने अवाम का जीना हराम कर दिया है। सारे कसबल निकाल दिए हैं। अमन अमान के मसले ने भी सर उठा लिया है। स्ट्रीट क्राइम की बढ़ती वारदातों ने अवाम का जो तहफ़्फ़ुज़ का एहसास है वो भी ख़त्म कर दिया। जबकि कल 2 बच्चों की गुमशुदगी की खबर सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हुई और आज ये अच्छी खबर मिली कि वो बच्चे मिल चुके हैं और अब वो अपनों के दरमियान में मौजूद हैं। सियासी मंजरनामा देखें तो अहम मुलाकातों का सिलसिला भी जारी है और जो मीडिया टॉक्स हैं वो भी सामने आ रही हैं। जबकि कौमी और सूबाई असम्बलियों ने ज़िमनी इलेक्शन का जो शेड्यूल है वो जारी कर दिया। 21 अप्रैल को इंतखाबात होंगे। सूबाई वज़ीर शजीर इनाम मेमन ने कहा है कि सिंध में जो टैक्सेशन का निज़ाम है उसको मौसर बनाने के लिए इनकलाबी इक़दाम किए जाएंगे। ये भी ज़रूर डिस्कस करेंगे। जबकि मुलाकातों की बंदिश है, क्या PTI को सियासत से ला ताल्लुक़ किया जा रहा है और मुफाहमत है या फिर एहतजाज है? PTI के पास ऑप्शन क्या है, कौन सा रास्ता इख्तियार करेगी? जबकि वफाक में हुकूमत साजी मुकम्मल हो चुकी, अब PTI के पास क्या रास्ता रह जाता है? तहरीक इंसाफ कहती है कि यूरोपीय यूनियन को ना ही हमने ख़त लिखा है और ना ही इसका इरादा है। हम नहीं चाहते कि अली अमीन गन्नापुर का ये बयान भी सामने आया कि उन्होंने ये कहा कि वज़ीर आज़म से मुलाकात में मैंने उनको बता दिया कि जो IMF का जो मामला था वो वैसा नहीं था जैसा कि दिखाया गया, बल्कि हम ये चाहते हैं कि जो इंतखाबात में धांधली हुई वो सामने लाई जाए। इसी बात को हाईलाइट करते हुए हमने बात की थी। जबकि लाहौर हाई कोर्ट ने हुकूमत से जवाब तलब कर लिया है सुन्नी काउंसिल की मखसूस नशिस्तों की दरख्वास्त पर। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत का कहना है कि कुछ सियासतदान अपनी सियासत चमकाने के लिए मुल्की मईशत का जो पट्टा है वो बैठा रहे हैं। क्या तहरीक इंसाफ के बैकडोर राब्ते बहाल होने के कोई चांसेस हैं? इस पर भी ज़रूर बात करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या शहबाज शरीफ साहब की जो हुकूमत है वो ये जो तमाम मसाइल मुल्की और सियासी और मुआशी मसाइल हैं इनको हल करने में कामयाब होगी या फिर नहीं? हुकूमत का सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा? ये तमाम मौज़ूआत हैं आज के। और मेरे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं स्टूडियोज़ में, जो मेरा पैनल मौजूद है, मैं उसका तारुफ करवा दूँ। फारूक डाडी साहब हैं, तज्ज़ियाकार हैं। रज़ाक बाजवा साहब हैं हमारे साथ मौजूद, पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। जबकि सलीम सिचवानी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। आप तीनों हज़रात का बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। आपसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी करेंगे नाज़रीन, लेकिन यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। गुफ्तगू के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे और मेरे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं फारूक डाडी साहब से बात करेंगे। सबसे पहले फारूक डाडी साहब, बाबरकत महीना है, रहमतों का नुज़ूल है, हर तरफ बरकतें हैं, रहमतें हैं और इबादतों का सिलसिला है। मसाजिद में तरावी का एहतमाम किया जा रहा है, लेकिन साथ ही साथ ये सब तरावी पढ़ने वाले, बरकतों से इस्तिफादा करने वाले जब कारोबार की तरफ आते हैं तो वहाँ पता नहीं क्या हो जाता है। ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी अपने उरूज पे है, महंगाई भी अपने उरूज पे है और कोई किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं है। मिलावटों का सिलसिला भी जारी है। कैसे देखते हैं आप इसको? ये बड़ी अफसोसनाक बात है कि जब भी कोई मुक़द्दस महीना या रमज़ान का महीना आता है तो महंगाई जो आसमान को छूने लगती है। महंगाई तो खैर वैसे ही बहुत है और जो ज़ख़ीरा अंदोज़ और ये कर रहे हैं ये तो इसकी माफ़ी भी नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला इनको समझाए कि ये क्या कर रहे हैं। इसमें हुकूमत के साथ इसमें हुकूमत का भी बहुत बड़ा फुकदान है और नाअहली है। आप देखें, अगर मिसाल के तौर पे आप चले जाएँ सब्ज़ी मंडी जी, वहाँ पे जो अजनास के रेट, अजनास से मकसद फ्रूट के या सब्ज़ी के, वही सब्ज़ी और फ्रूट आपको बाज़ार में 100% ज़ायद कीमत पे आपको मिलेंगे, डबल में मिल रहा है, ज़्यादा। तो ये कमिश्नर कराची, मैं कराची के हद तक बात करूँ, पूरे पाकिस्तान में भी यही सिस्टम है कि जितने भी मैनेजमेंट के लोग हैं, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट के लोग, जिसमें कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, SDM, ये इनकी जिम्मेदारी है कि इन प्राइसों का वो किया जाए, नाफिज की जाए, जो कि सही बनती है। ठीक है, उनका मुनाफा है 10, 15, 20% ले, लेकिन ये तो ना हो कि 100% से ज़्यादा ऊपर चला जाए। तो ये डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट की इसमें बहुत बड़ी लापरवाही है। और मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से, क्योंकि मेट्रो चैनल हमेशा ख़ासकर कराची के मसाइल को उजागर भी करता है और उसका सोल्यूशन भी पेश करता है, तो मैं आपके तवज्जुह से कहूँगा कमिश्नर कराची को, सारे डिप्टी कमिश्नर्स को और तमाम
तमाम एसडीएम को कि खुदा के वास्ते आप जो है इन प्राइसेस को बराबर नाफिज करें और इस पर अमल दरामद करवाएं, ठीक है ना। अब रही बात ये कि साथ साथ हुकूमत के साथ साथ ने जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इनके भी अहदेदारों से और इनके भी मेंबरान से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप के अपने मेंबरान हैं इन पे आप सख्ती करें और इनके ऊपर आप फोर्स डालें, क्योंकि ये गलत चीज़ें हैं कि होलसेल में रेट कुछ होता है, रिटेल में आओ तो रेट कुछ होता है, जहाँ से माल चलता है वहाँ का रेट कुछ होता है, ये तो हमेशा फ़र्क है। लेकिन इतना मुनाफा ना करें कि लोगों की चीखें निकल जाए। वैसे ही लोग इस महंगाई में मरे हुए हैं। अब तो वो चीखें निकलने वाला सिलसिला ही नहीं ना। अब तो आवाम पिस गई है, अब तो उसकी आवाज ही बंद हो गई है। रज़ाक साहब, क्यों ऐसा ही है? एक तरफ देखें तो महंगाई ने जीना हराम किया हुआ है, दूसरी तरफ अमन अमान की भी सिचुएशन कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। मतलब लोग डोर स्टेप पे लुट जा रहे हैं। शुक्रिया डॉक्टर साहब, बिल्कुल आपकी बात 100% दुरुस्त है कि महंगाई ने तो बहुत ज़्यादा लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। उसके बाद जो ताजिरों ने जो हमारे यहाँ जो फिर अब जो लूटमारी करते हैं इन दिनों में, फिर उसके बाद उन्होंने फिर महंगे महंगे उम्रे करने के लिए जाते हैं। हम लोग अच्छा, उम्रा करते हैं, हम लोग उम्रा करते हैं 1.5 लाख रुपए वाला, वो उम्रा करते हैं 4 लाख वाला। सही। तो बात ये है कि उन्हें भी खुदा का खौफ करना चाहिए। अगर गरीबों को लूट करके, चीज़ों को महंगा बेच करके, लोगों का खून चूस करके अल्लाह के घर पर जाके माफ़ी तो नहीं मिलती। आपको तो लोगों के दिल जीतने चाहिए। जहाँ तक रहा हुकूमत की जिम्मेदारियाँ, तो उसमें हुकूमत को बरीलुज़्मा करार बिल्कुल नहीं देता हूँ। बिल्कुल इस पर एक्शन लेना चाहिए। और पिछले दिनों 3-4 दिन पहले कमिश्नर कराची ने बहुत सख्ती की थी, तो आप देखेंगे जुड़िया बाजार के सारे ताजिरों ने हड़ताल कर दी थी, दुकानें बंद कर दी थी 2 घंटे के लिए। मतलब ये तो चोरी और सीना जोरी वाली बात हो गई ना रज़ाक साहब। आप देखिए कि एक महंगाई की सताई हुई अवाम, दूसरा ताजिरों की सताई हुई अवाम, तीसरा बेईमानों की सताई हुई अवाम। अवाम कहाँ जाए? अवाम, अभी आपने बड़ी खूबसूरत डॉक्टर साहब बात की कि अवाम में अब सकत नहीं रही। अब तो चीखना, चिल्लाना, दर्द होना, रोना वो एक हद तक तो था, लेकिन अब नहीं रहा। खुदाया, मैं समझता हूँ कि मैं चीफ मिनिस्टर साहब से भी गुजारिश करूँगा, कमिश्नर कराची से भी गुजारिश करूँगा कि मार्केट कमेटियों को फाल करें। वो उन्हें ठंडे कमरों से बाहर निकालें, वो जाके विजिट भी करना चाहिए और लोगों पे जुर्माने भी करना चाहिए। क्योंकि अब पहले तो दरमियानी सी महंगाई होती थी, कुछ ये और महंगाई कर देते थे ताजिर। अब तो गुंजाइश ही नहीं रह गई। अब तो एक चीज़ हमें जो वो 100 रुपए की थी वो अब 300 रुपए में भी दस्तयाब नहीं है। और उसके बाद फिर मैं ताजिर हजरात से भी गुजारिश करूंगा, वो हम सब ताजिर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम छोटे मोटे अपनी जगह कारोबार करते हैं, हम कोई तनख्वाहदार या कोई सर्विस नहीं करते, हम लोग सब कारोबार करते हैं, कोई छोटा करता है कोई बड़ा करता है। तो मैं तो ताजिरों से भी हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ कि यार देखें, आप लोगों ने जो 70, 72, 74 साल जो करना था कर लिया। अब तो आप देखेंगे ये अवाम में सकत नहीं है, अब ये रो भी नहीं रहे, अब इनके आंसू निकलना बंद हो गए। बिल्कुल ऐसा ही, मैं तुम्हें बताऊं, क्योंकि हम अवाम है, हम अवाम है, मैं अवाम हूँ। मैं कैसे उनसे अलग रह सकता हूँ? मैं कैसे उनसे जुदा हो सकता हूँ? मैं कैसे उनके हकूक की बात ना करूं? तो मैं समझता हूं कि उन्हें खुदा का खौफ, और जहां वो रसूल अल्लाह के घर जाते हैं उम्रा करने के लिए, खुदा का खौफ करें। बिल्कुल। और इस तरह आपकी बख्शिश नहीं होगी। लूट के पैसों से न जाएं, मेहनत के पैसों से जाएं, अपने मुनाफे के पैसों से। बड़े सख्त इकदाम उठाने की जरूरत है। मुराद अली शाह साहब को भी इस पे एक्शन लेना चाहिए। चीफ मिनिस्टर साहब ने एक्शन लिया है, वो सारे हमारे असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर वगैरह मैदान में है। लेकिन अब देखिए किस हद तक जो है वो इंतजामिया कर सकती है। एक हद तक ताजिरों को कोई खुदा का खौफ भी तो कोई चीज है ना, मुसलमान है। देखिए, और ये हमारा सबसे मुकद्दस महीना नहीं है, तो इंतजामिया उनको तारी करे ना, उन पे कम से कम गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, जुर्माने भी हो रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ ये भी अभी कमी है, इस पर मजीद सख्ती करनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, सियासी मंजरनामा देखें तो अहम मुलाकातें हो रही हैं, और आज बड़ी अहम मुलाकात हुई। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने वजीर आजम साहब से मुलाकात की। बड़ी खुशगवार माहौल में मुलाकात हुई है। सलीम सचानी साहब, आप देख लें, अली अहमद गंडापुरी साहब हैं, वो चारों सूबों में से सबसे बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं। उन्होंने सेहत कार्ड बहाल कर दिया, इन्होंने बेवा कार्ड शुरू कर दिया। इसके अलावा मसाजिद में सोलर पैनल उन्होंने लगवाने शुरू करवा दिए हैं। इसके अलावा पेश इमाम साहिबान की जो है वो तनख्वाहें मुकर्रर कर दी हैं। और इसके अलावा भी वो
माइनिंग और दीगर मामला के ऊपर भी वो काम करने में दिलचस्पी रखते हैं। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे उनकी कारकर्दगी सबसे बेहतर होगी। उनकी भरपूर तवज्जो है अपने सूबे की बेहतरी के जो ऊपर। पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उन्होंने ये कहा था कि जो मरात याफ्ता तबका है, रिटायर्ड लोग जो मरात लेते हैं, उनकी भी मरात को कुछ बंद करने का भी उन्होंने कहा जी था। बिल्कुल, उन्होंने तमाम मरातें और जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस हैं जो हुकूमतों के लिए नुकसानदेह होते हैं उनके ऊपर पाबंदी इन्होंने आयद कर दी है जिससे जो है वो खैबर पख्तूनख्वा की इनकम में इजाफा होगा। इसके अलावा जो है ये इंशाल्लाह एक लीजेंड और एक भरपूर तरीके के जो है ना वजीर साबित होंगे और अच्छा। वाहिद वजीर है जिन्होंने पाकिस्तान की 75 साल तारीख में वाहिद हुक्मरान तबके से ताल्लुक रखने वाले, वाहिद ब्यूरोक्रेट में भी अगर आप ले लें, वाहिद आर्मी चीफ साहबान या जनरल्स में भी ले लें, वाहिद जज साहबान में भी ले, जिन्होंने अपने असेंबली के फ्लोर के ऊपर खड़े रह के कहा कि अल राशि वल मुर्तशी किलौमा फिल नार, न मैं रिश्वत लेने वाला और रिश्वत देने वाला दोनों दोस्त किए, कहा कि न मैं दोजख में जाऊंगा न मैं किसी को जाने दूंगा। तो ये जो चीज है वो एक उसको आप बुनियाद समझें, उस बुनियाद को दीगर सूबों तक भी फैलना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि खैबर पख्तूनख्वा के सीएम ने जो बात की तो हम क्यों करें। ये तो हमारे दीन की बुनियाद है, ये हमें हर सूबे में, हर गांव में, हर घर में और हर इदारे में हमारी ये मौजूद होनी चाहिए। ये न इसकी मौजूदगी की न होने की वजह है जिसकी वजह से हम तनजुली की तरफ हैं और यही वजह है कि जो हुकूमतों ये जितने भी ताजिर बरादरी की लूटमार का हम जिक्र कर रहे हैं, ताजिर बरादरी क्या लूटमार कर रही है, ये भी तो वजाहत होनी चाहिए ना। क्या लूटमार कर रही है? महंगी बिजली आप उनको दे रहे हैं, महंगी बिजली आप उनको दे रहे हैं, महंगी गैस आप उनको दे रहे हैं, वो भी कभी मिलती है कभी नहीं मिलती है, महंगा 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 पेट्रोल। आप ताजिर नहीं, ताजिर बरादरी में जो काली बहरें हैं, हाँ, जो काली बहरें उनको निशाना बनाना चाहिए, जो जखीरा अंदोजी करती हैं, जो जरूरत से ज्यादा लूट मार करती हैं। जी जो नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इन्होंने जो तमाम ताजिर जो उम्रा करने जाते हैं सबको निशाना बना दिया, उन सबके अंदर खाली वो तो नहीं है ना। अच्छा, जो लूटमार करने वाले हैं वो भी इसके लाल से जाते हैं और इसके लाल से काम कर रहे होते हैं। अच्छा ठीक है, ठीक है, लेकिन ये तो ठीक है, जो मुलाकातें कुछ आम हो रही हैं, कुछ मुलाकातों में बंदिश लग गई है, उसमें पीटीआई का क्या स्टांस है? पीटीआई को फिर अलग किया जा रहा है, दो हफ्तों की बंदिश लगी है। इनकी मेंटेलिटी जब से ये पाकिस्तान में आए, इनकी मेंटेलिटी एक ही रही है, क्या अपने कर्जे अपने जो उन्होंने लूट मार की रकम के ऊपर जो केसेस है वो माफ कराएं। अच्छा। और इसके अलावा पीटीआई को हम किस तरीके से क्रैश करें। ठीक है, इस कोशिश के अंदर में कोशिश के अंदर में हम क्या कहेंगे उसको कि उन्होंने इतनी ज्यादा इन्होंने इस पे मेहनत और अपना वक्त बर्बाद किया, अपना जहन और अपनी जहानत को इन्होंने बर्बाद कर दिया, इस पे लगा दी, सारी तवानाई इस पे लगा दी और बाकी कामों को वो भूल गए। इसका नतीजा ये निकला कि वो खुद ही गड़े में गिरे हुए हैं और अवाम के 9 फरवरी की पैदावार बने हुए हैं। ये 8 फरवरी के इलेक्शन की पैदावार नहीं है, 9 फरवरी के इलेक्शन की पैदावार है। फॉर्म 45 की पैदावार नहीं है, फॉर्म 47 की पैदावार बने हुए हैं। अच्छा। इस तरीके के ये लोग जो है सीटों पे काबिज हुए हैं। उसके अलावा आप देख लें कि जो भी मखसूस सीटें होती हैं उसके भी जो है वो वोटिंग से किया जाता है, जमहूरी तरीका है, वोटिंग से सीट दी जाती है, किसी भी पार्टी की तरफ से दी जाती है। उसको उन्होंने सपोताज करके जाके खड़े होकर भीख मांगने के लिए इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के बाहर कि ये सारी सीटें हमें दे दी जाए। इस तरीके की मेंटेलिटी करने वाले या सूबे की बेहतरी का क्या सोचेंगे? आप खुद सोचें, ये सूबे की बेहतरी के लिए अभी तक कोई काम इन्होंने न किया है, न ये सिर्फ ये अनाउंसमेंट करेंगे, थैलों के ऊपर तस्वीरें लगा के और थैले बांट के इससे मुल्क की मईशत, इससे सूबे की मईशत बेहतरी की जानिब नहीं जाती। सूबे की मईशत बेहतरी की तरफ किस तरह जाए, अवाम किस तरह खुशहाल हो, पाकिस्तान की ज़राअत किस तरह बेहतर हो, ज़राअत बेहतर करने वाले जो मंसूबे जो डेमो की तामीर के ऊपर पीटीआई के दौर के काम थे उनको ऊपर बंद कर दिया गया है, उसको दोबारा स्टार्ट किया जाए और जल्द से जल्द उनको मुकम्मल किया जाए ताकि वहां से हमें सस्ती बिजली भी मिले और वो जमीनें जहां तक हमारा पानी कम पहुंच रहा है, वो जमीनें जहां तक पानी पहुंच ही नहीं पा रहा वहां तक पानी पहुंचे, हमारे लोग खुशहाल और वो जमीनें जो वीरान पड़ी लोगों में बांटी जाए। जो किसान है जो वहां पे है, इसके अलावा तालीम याफ्ता नौजवान है उनमें बांटी जाए, उनको पानी प्रोवाइड किया जाए, इनको एक्सपोर्ट जोन बना के दिया जाए, वहीं से वो ज़राअत भी हमारी एक्सपोर्ट हो, मगर इनका काम करने की नीयत होनी चाहिए। इनमें काम करने की नीयत नजर नहीं आती। बड़ा जज्बाती खिताब करते हैं सलीम साहब आप, मतलब मैं हकीकत बयान कर रहा हूं। बात की कि खिताब करते हैं नहीं, पुरजोश है, मैंने मतलब ठीक है,
अच्छी बात है कि अगर आप चीजों को हाईलाइट करते हैं। देखिए, हमारे प्रोग्राम का जो मकसद होता है ना, वो भी यही होता है कि हम मसाइल को हाईलाइट करें, हम चीजों को सामने लेके आए, ताकि अपनी गलतियों से, ना सिर्फ अपनी गलतियों को दुरुस्त करें बल्कि दूसरों की गलतियों से सीखें और वो गलतियां हम ना करें। ये बहुत बड़ा एक पॉइंट है। रज़ाक साहब, आप बड़ा मुस्कुरा रहे थे, बार बार हाँ हाँ यूं नहीं कर रहे थे। भाई सलीम सचवानी साहब को अब इन्होंने बातें की कि चीफ मिनिस्टर साहब को अभी नू मलूद है, वो अभी तक तो वो नहाए भी नहीं है, शायद उन्हें गुस्ल भी नहीं दिया गया है। और उन्होंने मस्जिदों के इमामों की तनख्वाह भी फ्री कर दी, उन्होंने बेवा कार्ड भी बना दिया, उन्होंने सेहत कार्ड भी, पता नहीं क्या क्या ये वैसी बातें कर रहे हैं जैसे इन्होंने वो कितने 50 लाख घर बना के दिए, 1 करोड़ नौकरियां दी, पाकिस्तान भर के डैम बनाकर इन्होंने दे दिए, यूनिवर्सिटियां इन्होंने बना करके दे दी, मुल्क का कर्जा इन्होंने उतार दिया, बाहर से इन्वेस्टर ये लेकर आ गए थे। मतलब ये क्या बातें कर रहे हैं ये? मतलब बात करते हैं जो हकाइक है उससे आंखें बंद कर लेने से वो हकाइक खत्म नहीं हो जाते। हकाइक से आंखें बंद कर लेने से हकाइक खत्म नहीं हो जाते। ये आप न्यूट्रल वे में आप इसको देख लें, आप अभी फोन करके मालूमात कर लें, जो बातें हैं वो सच है। 4 दिन में उन्होंने सब कुछ कर दिया, यानी 10 सालों से KPK में तहरीक-ए-इंसाफ की गवर्नमेंट है, 5 साल अभी ये मजीद कह रहे हैं हम करने के। अरे आपको अभी की बातें नहीं पता तो आपको 10 साल की बातें क्या मालूम होगी? 10 साल में इन्होंने जो दूध और नहर की शहद की जो नहरें चल रही है ना KPK में, वो तो दुनिया देख रही है। मिसाली सूबा बन गया KPK का कर्जा सारा उतर गया, मालो माल हो गया KPK। इमरान खान ने मालो माल कर दिया। अच्छा, चले हम कराची की बात कर लेते हैं, KP को साइड पे कर देते हैं, हम सिंध और कराची की बात कर लेते हैं। यहाँ के लिए क्या अब आगे स्टांस क्या है, क्या तवक्कुआत आपको, जो इतना बड़ा मैंडेट दिया आवाम ने और जो MQM को मैंडेट दिया, तो अब उसके बाद आप लोगों का क्या आगे का लाहे अमल है? डॉक्टर साहब, मैं एक सियासी वर्कर हूँ, मैं कभी भी जो वो चाल पलोसी या वो फला अच्छा और फला बुरा नहीं, मैं तो सच और खरा बंदा हूँ। मैं जो मंशूर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन में दिया है आवाम को, नहीं वो तो बड़ा खतरनाक है, वो करना पड़ेगा, आपको अमल करना पड़ेगा। जी अच्छा, तो फिर फिर जो फंस जाएंगे बहुत बुरे। दूसरा मंशूर जो दिया है मुस्लिम लीग नून ने, हमारी कोलेशन हुकूमत है ना, मतलब दोनों की, हम वफाकी गवर्नमेंट में नहीं है, लेकिन हो सकता है आगे आके आ जाए हम लोग। तो मैं ये समझता हूँ कि अब हमें अपने मंशूर पर अमल दरामद करना होगा, लोगों को मुश्किलात से निकालना होगा, लोगों को रोजगार देना होगा, मुल्क को जो जिस दलदल में जो पार्टी जो एक क्या उसका, देखिए एक पीपल्स पार्टी का मंशूर था जिसमें रोटी कपड़ा और मकान कहा गया था। जी वो अभी तक तो वो नहीं पूरा हो सका। हमने ऐसा नहीं कहा था कि हम रोटी और कपड़ा लोगों के थैलों में डाल के घरों पर लेके, वो रोटी हालात पैदा करने के सबको मिल जाए। जी, रोटी कपड़ा और मकान, यानी ऐसा कारोबार हो, ऐसी जॉब्स हो, ऐसी नौकरियां हो, ऐसे फैसिलिटी हो, आवाम को वो सहूलतें मुयसर हो ताकि वो उनकी जिंदगी आसान। ये मंशूर है भुट्टो साहब का, और उस पर पीपल्स पार्टी पूरी तरह से खड़ी हुई है, खड़ी हुई थी और खड़ी रहेगी। हमारी पूरी पार्टी की बुनियाद ही रोटी कपड़ा और मकान पर है, और इंशाल्लाह आज भी हम उस पर अमल दरामद करें। रहा जब तक जहां तक ये कि हम कहां तक इस पर अमल दरामद करेंगे, अभी बिल्कुल शुरुआत हुई है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब बहुत वादे के पक्के साबित होंगे इंशाल्लाह, और हम पूरी तरह से प्राइम मिनिस्टर को इस पर अमल दरामद करने के लिए उन्हें ना सिर्फ पूरा प्रेशर डालेंगे आपने ये करना ही करना है। इसीलिए गवर्नमेंट का हिस्सा भी नहीं बनने जा रहे, फेडरल गवर्नमेंट का ना। हम ये देख रहे हैं कि भाई ये जो बातें इन्होंने कही है, ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते वफाकी हुकूमत जिन लोगों। अच्छा, अगर नहीं कर सके तो फिर क्या करेंगे? कोई हम लोग कोई हमारा निकाह तो नहीं हुआ ना। नहीं, सदारत हमें कोई भीख मांग के तो हमें वोटों से मिली है, सदारत हमारी अक्सरियत थी, तो हमने उन्हें प्राइम मिनिस्टर भी तो बनाया ना, हमने बनाया ना प्राइम मिनिस्टर। बताएं, आप भी तो उसका हिस्सा हैं। जी बिल्कुल। देखिए, अगर हम सदर बने हैं या सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी साहब बने, तो हमने उन्हें पहले 2 बार प्राइम मिनिस्टर बनाया और हम 1 बार सदर बनने की तरफ जा रहे हैं। इससे पहले भी 16 महीने की जो केयर टेकर की गवर्नमेंट थी, वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की दी हुई थी, और आज जो इन्हें दोबारा से हमने प्राइम मिनिस्टर बनाया।
तो उन्होंने अगर हमारे को सपोर्ट की, गवर्नमेंट का फिर हिस्सा हुए कि नहीं हुए किस अमल का? इस जो मौजूदा आप बिल्कुल हिस्सा हैं, हमको इनकारी तो नहीं है, नहीं हम मना नहीं कर रहे। मैं ये कह रहा हूँ, के हवाले से मैं अभी ये कह रहा हूँ कि अभी तो काबीना ने हलफ पूरी तरह नहीं उठाया, कई वज़रा अभी रहते हैं। आज हमारी सूबाई काबीना ने हलफ उठाया, 2-3 दिन पहले फेडरल गवर्नमेंट, अभी तक लोगों को पोर्टफोलियो नहीं दिए गए। तो थोड़ा सा आप देखें, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, हम अवामी पार्टियां, हमें अवाम में जाना है, हम झूठे दावे करके जिंदा नहीं रह सकती। मैं ये कह रहा हूं आपके चैनल पर, मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत से भी ये गुजारिश करूंगा कि अगर हम अपने मंशूर पर अमल दरामद नहीं करवा सके तो हम फेडरल गवर्नमेंट छोड़ देंगे। हम अपने सूबे में इंशाल्लाह सूबे में ये सब कुछ करके दिखाएंगे जो हमने वादे किए थे आवाम। ठीक है फारूक लाड़ी साहब, कैसे आप देखते हैं कि ये जो वादे किए गए थे, अब रज़ाक साहब ने ये बात बहुत इंपॉर्टेंट कही है कि जो मंशूर दिया गया था वो अगर पूरा नहीं किया गया तो फिर तो आगे कुछ है ही नहीं। देखिए साहब, मंशूर की जो सबसे बड़ी बात बिलावल भुट्टो ने कही थी वो ये था कि हम आवाम को 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे, 300 यूनिट, ठीक है, उसका कोई तस्करा नहीं। तो मुझे उम्मीद है कि वो इस पे अमल दरामद करेंगे तो पाकिस्तान की आवाम को कुछ रिलीफ मिलेगा, चाहे ये वफाक का हिस्सा हो या ना हो, सिंध की हद तक तो नहीं, उस पर हम बिल्कुल अमल करेंगे ना, बिल्कुल होगा, होना चाहिए। वो सोलर से और जो भी है, और मरियम बीबी ने 200 यूनिट का वादा किया था, तो सिलसिला तो यहाँ से शुरू होगा, ठीक है। अब रही बात ये कि अगर आपस में बैठ के ये बात करते कि हमने इस महंगाई को कैसे दूर करना है, बजाय इसके कि ये बार्गेनिंग करते कि सदर किसका होगा, प्राइम मिनिस्टर हम लेंगे या वज़ारत खारजा किसकी होगी। लेकिन फारूक साहब, ये ओहदों के लिए तो काम जरूरी था ना, ओहदे तो करेंगे तभी तो आगे फिर यही हुकूमत, यही सारे लोग PDM-1 की हुकूमत में मौजूद थे जब आपकी इकोनॉमी का सारा बेड़ा गर्क हो चुका था, जब 6 से ज्यादा मुल्क तरक्की कर रहा था 2018 में, ठीक है ना। 18 में, एक सेकंड, अब मैं 22 और 23 की पूछूंगा आपसे, 22 मैं वो भी बता दूंगा, 20 की, 19 की, वो भी आपको आप 17-18 में तो पाकिस्तान बहुत खूबसूरत पाकिस्तान था, मैं मानता हूँ। एक सेकंड, 17-18 में तो पाकिस्तान जितना खूबसूरत था उसकी मिसाल नहीं है। आपकी जब पीपल्स पार्टी ने 2008 में हुकूमत संभाली तो मुशर्रफ साहब जब देके गए थे तो उस वक्त पाकिस्तान का कुल कर्जा सिर्फ $34 अरब था, और 10 साल के अंदर इनकी और जरदारी की नवाज शरीफ की हुकूमत ने मिलके $94 बिलियन तक ले गए। मुझे एक कोई ऐसा प्रोजेक्ट बताए कि उन पैसों से जो लगा 2013 में नवाज शरीफ ने, ये PMLN की गवर्नमेंट ने $34 अरब IMF से कर्जा लिया, तो बताए ना कि वो पैसा कहाँ लगा, ना कोई डैम मुकम्मल हुआ। जो मुशर्रफ 6 डैम छोड़ के गए थे, 1 इंच 10 साल में काम नहीं हुआ। 2018 में जब इमरान खान को बताई गई उसकी इंपॉर्टेंस तो उसने 6 वो और 4 मजीद 10 डैमों पे रात दिन काम शुरू हो गया और उस पर $9 अरब मख्तस किए गए। और जब जैसे 2018 में खान साहब ने हुकूमत संभाली तो IMF का फौरन ऐलान हुआ कि आप $9.2 अरब फौरन अदा करें जो आपकी पिछली हुकूमतों ने कर्जा लिया है। तो वो सऊदी अरब से 3, UAE से 3, बाकी चाइना ने $9.2 अरब इमरान खान की हुकूमत ने फौरन अदा किया और आप डिफॉल्ट से बच गए, ठीक है ना। अच्छा, आपके तमाम ये रिकॉर्ड का हिस्सा है, बिल्कुल रिकॉर्ड का हिस्सा है, आप देखें। और अच्छा। $18 अरब जो ये स्टेट बैंक कहता है, PTI तो $22 अरब क्लेम करती है। चलो मैं हर टॉक शो में ये पूछता हूँ कि $18 अरब जो इमरान खान खजाने में छोड़ के गए थे वो कहाँ पे खर्च किए? आपने $3 अरब के लिए तो IMF को तमाम पोर्ट्स गिरवी रखवा दिए, सी पोर्ट गिरवी रखवा दिया, आखिरी जो $1 अरब मिला उसमें आपने अपने तमाम MNO को 1-1 अरब रुपया तरक्की के नाम पे दिया। एक सियासी अभी फिर जायजा कमेटी आने वाली है, फिर मकसद कहने का ये है कि आप $3 अरब के लिए तो सब कुछ आपने गिरवी रख दिया, तो वो $18 अरब का भी तो हिसाब दे कि वो कहाँ गए। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। नौकरियों की बात है, मैं एक चीज और बताऊं, बिल्कुल। बिल गेट खुद चल के पाकिस्तान आया। बिल गेट के आने का मकसद समझते हैं, जहाँ आपकी
आईटी की एक्सपोर्ट $75 मिलियन से $2.5 अरब तक पहुंच गई। एहसन इकबाल साहब से उनकी मुलाकात हुई थी और फिर उसके बाद जो एहसन मामला, इकबाल ने तो बेड़ा गर्क कर दिया था, वरना आज इंडिया जो $180 अरब पर एनम की जो एक्सपोर्ट कर रहा है सॉफ्टवेयर, ठीक है, वो पाकिस्तान ने एहसन इकबाल की वजह से नुकसान उठाया, वरना आज हमारे एक बच्चा कहां से कहां होके सालाना सऊदी अरब 118 अरब। बहुत सारे हकायक हैं जिन पर से और बहुत सारी गलतियां हैं जिनको सामने लाने की जरूरत है और उनसे सबक सीखने की जरूरत है। यकीनन सलीम साहब की भी बात मैं जरूर ये करना चाहूंगी कि जो डैम्स का जो तामीर था वो क्यों रोका गया और इस पर काम क्यों नहीं किया जा रहा। गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे। बड़ी गर्मा गर्म बहस हो रही है और बहुत सी गलतियों की निशानदेही की जा रही है जो कि माजी में की गई और फिर वो वक्त के साथ साथ वो दब गई वो गलतियां, लेकिन उन गलतियों को भी हाईलाइट करने की ज़रूरत है ताकि आइंदा आने वाले वक्तों में वो गलतियां ना की जा सके। उनसे जितने बड़े बड़े नुकसान पाकिस्तान को उठाना पड़ा है वो बहरहाल सबके सामने ही है। सलीम साहब, आपसे भी पूछना चाहूँगी, ये जो वफाक में हुकूमत साजी है अब तो मुकम्मल हो चुकी है, तो अब पीटीआई के पास क्या ऑप्शंस रह जाते हैं? पीटीआई जो है वो सीटों के लिए जो है वो ट्रिब्यूनल और कोर्टों में जो है वो धक्के खा रही है और जैसे ही इंसाफ मिलेगा तो आप देखेंगे कि फॉर्म 45 वाले तो आ जाएंगे और फॉर्म 47 वाले गायब हो जाएंगे। अच्छा, अगर इंसाफ मिला कई जगह अगर इंसाफ हुआ तो पाकिस्तान में इंसाफ मिला था ना। इंशाल्लाह तौरी साहब 5 साल स्टे पर डिप्टी स्पीकर बन के बैठे रहे, इंसाफ हुआ था, पहले भी हुआ था, अब भी होगा। जब तक आप सही को सही और गलत को गलत कहने की हिम्मत नहीं करेंगे और सही बात जो आज पहले रमजान से शुरू हो चुकी है उससे भी आप मुकर जाएंगे और उससे भी आप मुनकिर होंगे, जो कि केपीके के वजीर आला साहब ने शुरू कर चुके हैं ये काम। जो भी मैंने आपको गिनवाया, अच्छा, सारे कुछ पहले रमजान से वो शुरू कर चुके हैं। सलीम साहब, कुछ बयानात ऐसे हैं जिनमें मुफाहमत की कुछ चीजें झलक रही हैं, जैसे बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हम बातचीत के दरवाजे हमारे पास खुले हैं, ठीक है, लेकिन कहीं पे ऐसा महसूस होता है कि आप एहतजाज का रास्ता अपनाएंगे, तो ये दोनों को साथ साथ लेके चल रहे हैं। देखिए, बातचीत के दरवाजे हमेशा खुले रहने चाहिए, बातचीत के दरवाजे कभी बंद नहीं होने चाहिए, मगर ये जो फॉर्म 45 की जगह फॉर्म 47 है वो हमारा पीटीआई का या पीपल्स पार्टी का या नून लीग का और या किसी और जमात का नहीं है, ये अवाम के फॉर्म 45 थे, ये अवाम के वोटों के फॉर्म 45 थे, जिस पर तमाम पोलिंग एजेंट्स के प्रिजाइडिंग ऑफिसर के दस्तखत और अंगूठे और स्टैम्प मौजूद है। उनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उनको जो अवाम का जो हक था वो अवाम को दिया जाए। जो भी अवाम ने फैसला किया था, चाहे वो हमारे हक में या किसी और के हक में, जो भी अवाम का फैसला वो माना जाए फॉर्म 45 के हिसाब से। और देखें, सिर्फ दावे करने से मुल्क आगे नहीं जाते कि हम 300 यूनिट दे देंगे, हम 200 यूनिट दे देंगे। जब दे सकते थे अवाम को रिलीफ, उस वक्त आपने अवाम को खड्डे में डाला। जब आपको चाहिए था कि आप हमारे पास जो तवानाई थी, एटमी तवानाई थी नहीं बल्कि है, उससे मुस्तफीद होते, उससे एटमी सस्ती एनर्जी आप प्रोड्यूस करते और अपने इंडस्ट्रीज को अपनी आवाम को देते, आवाम भी खुशहाल होती, इंडस्ट्रीज भी मार्केट के अंदर में जो एक अच्छा कंपटीशन देने की पोजीशन में होता। मगर आपने वो नहीं किया, क्योंकि आपको पेट्रोल की मद में कमीशन मिलना था, इसलिए आपने वहाँ पे जनरेटर लगवाए ताकि वहाँ से पेट्रोल की मद में मिलने वाला कमीशन आपके फॉरेन करेंसी अकाउंटों में जाए और आवाम के ऊपर दबाव बढ़े। आवाम के ऊपर दबाव बढ़ने का इनको कभी ख्याल नहीं आया। इसके अलावा आप देख लें, डॉक्टर समर मुबारक ने 500 यूनिट ये बात कर रहे हैं, 500 के बारे में उन्होंने बात जी, थरकुल के बारे में उन्होंने कहा था कि हमें आप फंड मुहैया करें। पहले उन्होंने एहसन इकबाल साहब से कहा था कि हमें फंड मुहैया करें। एहसन इकबाल साहब का दूसरा मतलब ये हुआ, इन्होंने नवाज शरीफ गवर्नमेंट से कहा। अच्छा, नवाज शरीफ गवर्नमेंट का, आप हमें फंड प्रोवाइड करें। हमने वो टेक्नोलॉजी हासिल कर ली है जिससे हम कोयले की जो जखायर है उसके अंदर हम ड्रिल करके वहां से हम गैस अलग कर लेंगे, वहां से हम बिजली अलग कर लेंगे, वहां से बिजली मुहैया की जा सकती है, तेल और डीजल अलग कर लेंगे। अच्छा। जिससे जो है ना पाकिस्तान खुशहाली के एक नए दौर में दाखिल हो जाता। मगर इन्होंने इस पे काम करने के लिए फंड देना ही बंद कर दिया, बल्कि इनको ट्रांसफर ही कर दिया। इनको जो थोड़ा बहुत फंड मिलता था वो भी रोक दिया गया। इसके बाद उन्होंने सिंध गवर्नमेंट से राब्ता किया कि भाई आप हमारे साथ में कोऑपरेट करें, हम आपको ये तमाम फैसिलिटीज करके देते हैं। अगर ये फैसिलिटीज से सिंध गवर्नमेंट उसकी खिदमत से मुस्तफीद हो जाती तो ये 300 यूनिट तो बहुत मामूली बात है। वो 500 यूनिट पूरे सूबे को दे सकती थी, पूरे मुल्क में बिजली कर सकती थी। थरकुल कोई मामूली जखायर नहीं है,
वो ट्रिलियंस ऑफ पता नहीं कई ट्रिलियंस ऑफ डॉलर के जखायर हैं, तो वहां से मुस्तफिद नहीं होने दिया गया। जो दावे किए जा रहे हैं जो दावे किया जा सकता है, किया जा सकता है, मगर नियतों का फुकदान है। सिर्फ नियतें इनकी फॉरेन करेंसी जो उनके अकाउंट से वहां पे डॉलर जमा करने में इनकी नियतें लगी हुई हैं। इनकी नियतें इसमें है ही नहीं कि आवाम को हम किस तरीके से खुशहाल करें, किस तरीके से हम आवाम को सस्ती बिजली मुहैया करें। और ये IMF के ऊपर बर्डन डाले कि IMF ये कह रही है, IMF क्या हम IMF के गुलाम हैं? ठीक, क्या IMF ये कह रही है हम अपनी टेक्नोलॉजी के जरिए हम एक चीज कर सकते हैं, हम वो नहीं कर रहे। हम अपने कमीशन के लिए जाके पेट्रोल से बनने वाले जनरेटर से हम हमको बिजली मुहैया कर रहे हैं, और फिर हम कहते हैं IMF ये कह रही है। अगर IMF ये कह रही है तो भाई आप ना मानो IMF की बात। हमारे पास वसाइल हैं तो हम उससे क्यों नहीं फायदा उठा रहे? अच्छा, 5 अरब डॉलर की पहले हमारी इंपोर्ट होती थी पेट्रोलियम की मद में, आज हम 30 अरब डॉलर की इंपोर्ट कर रहे हैं। क्यों? कि ये जो जनरेटर और बिजली है जो उन्होंने लिए उसकी वजह से जो है पेट्रोल बिजली बनाए ना बनाए, संभाल करें ना पैसे देने, वो भी डॉलर के पैसे देने। अच्छा ठीक है, ये अभी सलीम साहब ने मैं एक सवाल बाजवा साहब आपसे जरूर करना चाहूंगी, क्योंकि पर्सनली मैंने खुद विजिट किया, इसलिए मैं आपसे पूछना चाहूंगी। जमपीर में जो हमारा विंड पावर का जो यूनिट्स लगे हुए हैं, तो वो बहुत बड़े पैमाने पे, मैं पर्सनली खुद विजिट करके आई हूँ वहां पे, तो मैंने देखा वहां पे कि बहुत बड़े वो विंड पावर के वो यूनिट्स लगे हुए हैं, बड़े खूबसूरत, और बहुत बड़ा एरिया है वो जहाँ पे लगे हुए हैं। अच्छा, जब पहले विजिट किया था तो तमाम के तमाम जो यूनिट्स थे वो ऑपरेशनल थे, लेकिन अब जब 2 हफ्ते पहले मैं विजिट करके आई हूँ तो मैंने ये देखा कि वहाँ पे बहुत सारे ऐसे यूनिट हैं, मुझे नहीं मालूम कि वो ख़राब हैं या वो क्यों बंद किए गए हैं, लेकिन वो डैमेज थे, वो बंद हैं। अब ये नहीं मालूम कि उसकी क्या वजह थी, क्यों ऐसा क्यों है? डॉक्टर साहब देखें, आप माशाल्लाह जर्नलिस्ट हैं और हम भी सियासी कारकुन हैं जी। हमेशा से जो वापडा एक जो डिपार्टमेंट है, महकमा है जो के इलेक्ट्रिक वो या इलेक्ट्रिक पूरे बिजली सप्लाई करने वाले कंपनी, वो सर्दियों में इनकी सर्विस करता है स्टेशनों की, जहाँ जहाँ से बिजली पैदा की जाती है या स्टॉक की जाती है या स्टोर की जाती है। तो ये जो जनवरी फरवरी जो 2 महीने होते हैं ये इसकी सर्विसेज के होते हैं, ये शायद इस वजह से बंद हो। अच्छा, और नंबर 1 बात ये अभी सलीम भाई ने जो ये कहा था कि थर्कोल से हमें बहुत फायदे लिए जा सकते थे, डॉक्टर समर और पता नहीं कौन कौन से सियासतदान ने ये अच्छा, कहा। सुने मैं बात नहीं करनी चाहिए, जब आपको मालूम ही नहीं है तो आपको बात भी नहीं करनी चाहिए कि थरकोल का जो सबसे पहले इफ्तिताह मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने अपनी जिंदगी में किया था। आज भी थरकोल से हम पंजाब के शहर फैसलाबाद की सारी इंडस्ट्री को, सियालकोट की इंडस्ट्री को सिंध बिजली दे रहा है, सिंध गैस दे रहा है, सिंध कोयला दे रहा है। सिंध में तो हम मालो माल है, सिंध तो सिंध को खुद क्यों नहीं मिल रहा है ये सब कुछ? सिंध के हुक्मरान माला माल है और सिंध के आवाम कंगाल है। आप उनको उनका टाइम है, जी आप फिर उसके बाद आप देखें कि जो बिजली बनाना, गैस का निकालना या पेट्रोल का निकालना या जो भी मादनियात होती हैं ये फेडरल गवर्नमेंट के अंडर होती हैं। ये वफाक इसकी ताकत और ताकत रखता है निकालने की ठीक है। सूबों को ये इख्तियारात नहीं है कि हम अपनी बिजली बनाएं, अपनी बिजली बेचें। अच्छा। मैं कोयला बेचना शुरू कर दूं पठानों के टालों पर। यार क्या बातें करते हैं ये, क्या पता नहीं। भाई 18वीं तरमीम के बाद कोई इनको नहीं रोक सकता अपनी बिजली प्रोड्यूस करने से। गलत बयानी से काम ले रहे हैं, ये बिल्कुल गलत बयानी से काम ले, कोई इनको नहीं रोक सकता है। आप अपनी बिजली नहीं, आप नहीं गलत बयानी का काम कर रहा हूँ। आप मैं बोलने भी नहीं दूंगा आपको, अगर आप ना बोलने दें मेरे को, मैं गलत बयानी ना करें, मैं चुप रहूंगा, आपकी सारी बातें सुनूंगा भाईजान, मैं अपना टाइम भी आपको दे दूंगा, मैं गलत बयानी ना करें, मगर आप गलत बयानी ना करें। ठीक है, चलो ना यार, पब्लिक सुन रही है ना। अब एक जब आप बोल रहे हैं तो मैं बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूँ मैं अपना टाइम भी आपको दे दूंगा, आप गलत बयानी ना करें यार। हम जो मुबाहिसा कर रहे हैं सारी कौम देख रही, फैसला वो करेगी ना, हम जबरदस्ती देखें। जहां तक बिजली अब हमने ये शरायत रखी है कि शायद वफाक जो है सूबों को बिजली पैदा करके अपने सूबों को फरोख्त करने की इजाजत देने के लिए जा रहा है। अभी तक कुछ इस पर अच्छा 18वीं तरमीम में ऐसी कोई शिफ्ट नहीं थी कि जिसमें फेडरल गवर्नमेंट की 18वीं तरमीम में NFC अवार्ड हुआ था। अच्छा। सूबों को खुद मुख्तियार ये नहीं बनाया गया था कि आप अपना तेल निकाल के बेचना शुरू कर दें, आप अपनी बिजली बना के, ऐसा कुछ नहीं हुआ। खुद मुख्तारी फिर कुछ खुद मुख्तियारी सदर आसिफ अली जरदारी साहब अपने गवर्नमेंट जब वो सदर थे इस मुल्क के, वो इख्तियारात देकर गए थे। अब इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक ने दोबारा बनाया है, मैं उनको मुबारकबाद भी देता हूँ।
तो इंशाल्लाह बकाया जो ये सूबों को बिजली बनाने का, बिजली बेचने का, गैस अपने अपने सूबों को निकालने का, फरोख्त करने का, अब वफाक इससे विड्रा होने के लिए जा रहा है। मैं कबल अच्छा, बता रहा हूँ। अच्छा, तो ये आप ब्रेक कर रहे हैं। सूबे अपने अपने खुद मुख्तियार होंगे, अपनी अपनी आवाम की खिदमत ना करेंगे, अगर वो फिर भी महंगाई रखेंगे तो उसके बाद जो है वो उसके खुद जिम्मेदार होंगे। तो अभी तक ऐसा कुछ नहीं। K4 का मंसूबा भी अब पाए तकमील तक जाने वाला है। बहुत तेजी से काम हो रहा है, वो तो बहुत तेजी से काम हो रहा है। शायद वो मैं समझता हूँ कि 24 में इंशाल्लाह हम उसका इफ्तिदा करने के लिए जा रहे हैं। K4 से पानी कराची के हर इलाके को मिलेगा और K4 का जो मामला है वो तो तेजी से चल रहा है। उसकी तो फंडिंग देकर गए थे शहबाज शरीफ साहब के जब ये 16 महीने की जब गवर्नमेंट में थे तो बिलावल भुट्टो साहब। अच्छा, एक बड़ा लोग बड़ा पूछते हैं कराची के हवाले से, KCR का जो मंसूबा कितनी दफा उसका इफ्तिताह हुआ, जो गवर्नमेंट आती है वो इफ्तिताह करती है और फिर वो वहीं का वहीं रह जाता है। बिल्कुल आपकी बात ये बड़ा तकलीफ दे। देखिए बात दरअसल ये है कि मुल्क का जो हशर हुआ है, जो मुल्क के पास है क्या, ये इससे तो आप झूठ नहीं हम बोल सकते कि हम बहुत तकड़े हैं, हमारा मुल्क बहुत खुद मुख्तार है, हमारे यहाँ तो जो है 16 महीनों ने भी काफी नुकसान पहुंचाया है। 16 महीनों ने, ये जो 36 महीने गुजरे थे ना, 40 महीने उन्होंने तबाही फेरी है। 22,000 अरब से वो 52,000 अरब पर हम चले गए थे और वो तबाही फेरी है। वो आप देखें कि पाकिस्तान 16 में कितना खूबसूरत था, 17 में कितना खूबसूरत था, 18 में कितना खूबसूरत, 2008 में भी बहुत खूबसूरत था, 20 में क्या तबाही आई, 21 में क्या तबाही, 22 में अगर ना इन्हें रोका जाता, इसके आगे बंद ना बांधा जाता, इन्हें ना उठा के फेंका जाता जहां का ये गंद था वहां, तो आज ये मुल्क डिफॉल्टर भी हो जाता और आज हमारा बच्चा जो है ना, मैं समझता हूं कि हमारी बहुत बुरी हालत होती। अच्छा सलीम साहब, क्या कहना चाहेंगे? अब आप कहिए, आपका टाइम है, अब हम सब सुन रहे हैं। वही कहूंगा, जब तक हम सही को सही और गलत को गलत कहना नहीं सकेंगे, हम कभी आगे नहीं जा सकते। ठीक है, बिल्कुल सही। हमारे दीन की बुनियादी यही है कि हम सच कहें और सच के ऊपर ही कायम रहें। अपने करतूतों के इकदाम जो है वो दूसरों के ऊपर डालने से जो है वो खत्म नहीं हो जाते मामला। आपके मतलब मामला जो खराब करने शुरू किए वो 88 में जब मोहतरमा शहीद की गवर्नमेंट आई थी, उसके अंदर में जब उन्होंने पहली दफा पेट्रोल 47 से शुरू कर देते हैं। सर अब उनका टाइम है, सर अब उनका टाइम है। रजाक साहब, चलने वाले जनरेटर उन्होंने परचेज किए, वो पहली तबाही थी। मगर उसके दौरान में मोहतरमा जितने भी एग्रीमेंट किए थे वो माकबूल एग्रीमेंट थे। वो एक पढ़े लिखे और बाशऊर के किए हुए एग्रीमेंट थे। वो ऐसे एग्रीमेंट नहीं थे जिससे मुल्क को बिल्कुल में तबाही फिर जाती। अच्छा, मगर उसके बाद में वो फायदे के लिए थे। उन्होंने सबसे ज्यादा एग्रीमेंट किया जनरेटरों के मद में, उन्होंने जनरेटरों के मद में, और इस तरह रेंटल पावर, चाहे प्लांट चले या न चले आपको पैसे देने, और वो भी चाहे डॉलर कितने का भी हो जाए आपको डॉलर कीमत में देने। इसके अलावा पेट्रोल की कीमत चाहे कितनी मार्केट में ऊपर चली जाए आपको उसी रेट पे देनी है जिससे आपने तय किए। और तमाम के तमाम प्रोजेक्ट के अंदर में कुछ ऐसे भी थे जो उन्होंने अपने ही लोगों को नवाजा और उन्होंने उनके ही लोगों ने जो है ना वो सारा का सारा विदाउट एनी अपना रुपया लगाया। उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से पैसे लेके वो जनरेटर खड़े कर दिए और जनरेटर से इनकी इनकम में शुरू हो गई, जिससे हुकूमत तबके को। सलीम साहब, इस पे तो कुछ रिव्यू हुआ था ना जब वो डॉलर की कीमत को रोका गया था, कुछ ऐसा इकदाम किया गया था। जी, आपने पता है पीटीआई की जब गवर्नमेंट आई तो सबसे पहले इन्होंने आईपीपीएस के जो मद में जो है 10 खरब रुपए इन्होंने आईपीपीएस कंपनी से वापस लिए थे। और दूसरा उस वक्त जो है ना उन्होंने बॉन्ड किया था आईपीपीएस कंपनी को कि 145 रुपए के डॉलर तक का जो हम जिम्मेदार हैं, यानी उसके जितने भी पैसे बनेंगे वो आपको डॉलर की मद में देंगे। इसके बाद जो है वो जो भी अमाउंट होगा वो आपको रुपए की मद में दिया। अगर ये एग्रीमेंट न किया होता खान साहब ने तो ये बैंक तो मजीद प्रॉब्लम आती। बैंक तो बहुत पहले हो चुका था। उसके अलावा फारूक डाडी साहब ने बड़ी अच्छी बात की थी कि जब खान साहब की गवर्नमेंट आई थी तो उस वक्त जो है वो 9 अरब डॉलर रिटर्न करने थे और कौमी खजाने में भी 9 अरब डॉलर पड़े हुए थे। और वो कौमी खजाने में नहीं थे पैसे, और कौमी खजाने में नहीं थे पैसे। जब लाए थे, जब गवर्नमेंट आई तो उस वक्त 9 अरब डॉलर खान साहब पैसे लेकर 9 अरब डॉलर थे, मगर एक महीने में इम्पोर्ट्स की मद में और दीगर वो देने थे। अच्छा, मदद में अच्छा, और कर्जों की मद के लिए पैसे ही नहीं थे। सही। तो ये बड़ा अलमिया था एक कि एक गवर्नमेंट जो 65 अरब डॉलर का कर्जा ले रही थी, 65 अरब डॉलर का जिसने कर्जा लिया था, इसके अलावा 16 अरब डॉलर उसको सीपे की मद में मिले थे। इसके अलावा ऑयल की मद के अंदर में उसको 35 से 40 अरब डॉलर की जो है ना उसको फायदा पहुंचा था, क्योंकि इनके पूरे टर्नओवर में ऑयल की कीमत जो बहुत कम थी। मगर इस यानी तकरीबन 115 से 20 अरब डॉलर का जो जिस गवर्नमेंट को बेनिफिट पहुंचा था, किसने बंद किया? उसने मोटरवे
ठीक। और उसने ऑरेंज ट्रेन और दीगर तलों के ऊपर खर्च सलीम कर साहब, दिए। जी। और वो जो गरीब आवाम जिसकी मईशत बेहतर होनी चाहिए थी, अवाम जिसको- का तो बहुत बुरा जिसके लिए अवाम सस्ती का बिजली बहुत के लिए बुरा कुछ हाल है करना सलीम चाहिए था, जिसके लिए ज़राअत के पानी के लिए कुछ करना अच्छा। चाहिए था, जिसके लिए रोजगार के लिए कुछ करना चाहिए था, जिसके घरों के लिए कुछ करना चाहिए था, उसके लिए कुछ नहीं सोचा ठीक है गया। सलीम साहब, एक सवाल का जवाब मुझे जरूर दे दीजिए। शहबाज शरीफ साहब की जो हुकूमत है, आप समझते हैं कि कुछ बेहतरी ला सकेगी आइंदा आने वाले वक्तों में, या कितना चलेगी ये मेरे ख्याल से जब से ये हुकूमत आई है ना, जी तब से जो है वो आवाम जो है रोजाना नमाजों के बाद दुआएं कर रही है कि कोई नई बम हमारे ऊपर न गिरे, क्योंकि आवाम ऑलरेडी इतनी पिस चुकी है कि मजीद पिसने की गुंजाइश नहीं है। मगर इसके बावजूद भी आप देख लें तो हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई चीज महंगी हो रही है। और अभी आपके सामने अजनास की कीमतें कहां से कहां पहुंचा दी गई हैं, और उसके अंदर में आप देखें तो उसमें मुकम्मल फॉल्ट है। वही कहेंगे कि जब ज़राअत के ऊपर हम तवज्जो नहीं देंगे तो ज़राअत तो हमारी महंगी होगी। ठीक है, ठीक है। अब वक्त कुछ कम रह गया। फारूक डाडी साहब, आपसे पूछना चाहूंगी, हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? देखिए, चैलेंज सबसे बड़ा ये है कि आपके खजाने में जो रिजर्व है वो $8 बिलियन थे, जो कि गिरते गिरते काफी नीचे आ गए हैं, ठीक है। अच्छा। और वो $8 अरब में से $6 अरब तो चाइना, यूएई और सऊदी अरब के जो आपको रखवाने के लिए दिए हैं कि आपकी इकोनॉमी को वो एक सहारा मिले। तो हमारे पास तो खजाने में कुछ भी नहीं। आज हमारी हालत ये हो गई है कि हम कर्जा लेके सरकारी अफसरों की इनकी तनख्वाहें उनकी मराहत के लिए दे रहे हैं। सबसे पहले तो ये जितने भी मराहत है ना, जैसे केपीके ने बंद की, वो पूरे पाकिस्तान में होना चाहिए। और ये जितनी भी अशराफिया को जो मुफ्त पेट्रोल, मुफ्त टेलीफोन, मुफ्त बिजली ये मिल रही है, फौरी तौर पे खत्म। बिल्कुल अच्छी बात है, ये बिल्कुल अच्छी बात है, ऐसा होना चाहिए। क्योंकि ये गरीब तो पिसता जा रहा होगा, और हमारे गरीबों के टैक्सों से इनके घर चलते, ये कौन सा इंसाफ है? ठीक है। और देखिए, जब तक यहाँ पे टैक्स कल्चर को रिवैम्प नहीं किया जाएगा और हुकूमत के खजाने में जब तक टैक्स नहीं जाएगा, तब तक आवाम को रिलीफ नहीं मिलेगा। अब जहाँ पे कहीं दरमियान से ही कहीं गायब हो जाता है। तो जीएसटी के पैसे गवर्नमेंट के खजाने में जाता है, ईरान से पेट्रोल स्मगल होके आता है, उसकी कोई ड्यूटी गवर्नमेंट के खजाने में जाती है ना ही। या भी आप देखिए रिसेंटली, ठीक है, वक्त अब कम है। फारूक साहब जी, गवर्नमेंट के खजाने में रजाक साहब से भी बात कर लेते हैं। रजाक साहब, महाजराई की सियासत कब तक चलेगी, कहाँ तक पहुँचेगी? मैं समझता जल्दी से। महाजराई की सियासत जो है इस मुल्क अब वैसे ही मतलब मुतामिल नहीं हो सकती में भी अगर हम ये लड़ाई झगड़ों के सियासी जमातें अगर करती रहेंगी तो मैं समझता हूँ कि मजीद हम पसमानदगी की तरफ जाएंगे। अब हमें मिलकर के पाकिस्तान के लिए बेहतरी के लिए सारी सियासी जमातों को, मैं तहरीक इंसाफ भी हमारी कोई दुश्मन जमात नहीं है, सही। उसने जो किया चलो उसकी सजा वो भुगत रही है, हमें क्या है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उन्हें बैठ करके हम सबको एक साथ इस मुल्क की खिदमत करनी चाहिए। इनके अरकान असम्बली जो भी हैं, अभी कौमी असम्बली में जितने अरकान है जब तक हैं वो, तो उन्हें भी खिदमत करनी चाहिए कौम की। और जो अच्छे फैसले हों हुकूमत के, उसके साथ खड़ा होना चाहिए। ये नहीं, आप देखेंगे 74 सालों में कौमी असम्बली में किसी ने सिरगढ़ नहीं पी। आप देखिए इन्होंने कैसे कैसे कार्टून कौमी असम्बली में भेजे हैं। अच्छा। वो मरवत साहब सिरगढ़ पी रहे तो वो कह रहा है कि मैं पी रहा हूँ, जिसको मेरी सिरगढ़ से बोलते हैं, आपको शर्म नहीं आती है यार? आप देखें, आपको शर्म अच्छा, क्या क्या ठीक है। ये टिकटॉकर सोशल मीडिया वाले, ठीक है, ये रज़ाक लोग साहब, अगर इस मुद्दे का ओके। हिस्सा बनेंगे तो ये मसाइल हल करने के ठीक लिए आए। है। सलीम साहब, आपके लास्ट कमेंट। अब इनका लीडर मरवत है, लास्ट- उसको आए हुए लास्ट भी 9 कमेंट। महीने हुए पार्टी में, लास्ट वो कमेंट लीडर है अभी आपका। सर, लास्ट कमेंट। में जाके आवाम की खुशहाली के लिए देखें, 18.3 अरब डॉलर की मराते जो आपके लोग ले रहे हैं ना, आपका जो हुक्मरान तबका 18.3 यानी ये कौमी असम्बली में वो सिरगढ़ पीने के लिए गए। सर, उनका टाइम। ये मराते कल खत्म कर दें, कल से पाकिस्तान में खुशहाली का दौर आ जाएगा। मगर कब खत्म करेंगे? कभी करनी चाहिए, गवर्नमेंट को तो करनी खत्म चाहिए। करी ना मराते, ठीक है। ये कब खत्म करेंगे? ठीक है। कब सोचेंगे आवाम के लिए, कब सोचेंगे ये बात आवाम की आपकी खुशहाली बिल्कुल की? सही है, बिल्कुल ठीक है, इसकी मैं तायद करता हूँ। ठीक है। इसकी आपकी तारीफ करने से कुछ नहीं होगा। आपकी जमात को कहें कि वो खत्म करे, जमात वो आपकी जमात के ऊपर मुतालबा करेगा। मुतालबा नहीं मानते तो जमात को छोड़ दें आप। सही। आपका बनता ही नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सलीम सिचानी साहब आपकी तशरीफ आवरी के लिए, बहुत शुक्रिया रज़ाक बाजवा साहब आपकी तशरीफ आवरी के लिए, बहुत शुक्रिया फारूक डाडी साहब आपकी तशरीफ आवरी के लिए। नाज़रीन, खुद एहतसाबी की अशद ज़रूरत है। माशरा अखलाकी तौर पर तबाही का शिकार नजर आ रहा है। बरकतों का महीना है, रहमतों का नुज़ूल है, लेकिन जहां देखें आवाम बुरी तरह से पिस रही है और इस पर यकीनन हुकूमत को एक्शन लेने की जरूरत है। इसी के साथ शुमाइला नवाज को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।